हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 3 है। इसकी प्रश्नावली है, इसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने से पहले हमें जो कुछ बेसिक जानकारी वो आनी चाहिए। जैसे हमारे पास होता है कि कोई भी बात करें समतलीय वक्र। देखो, समतलीय वक्र है, अगर इसकी अपन बात करें तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए समतल क्या होता है। तो समतल की अपन बात करें, जैसे अपने पास कोई कागज़ हुआ, ठीक है, अपन बोर्ड भी बोल सकते हैं, तो ये अपने पास समतल होते हैं। तो समतलीय वक्र तो समतलीय जो वक्र होता है, अगर हम किसी भी समतल में अपन नोक जो ले रहे हैं, हम इस समतल में अगर अपन पेंसिल की जो नोक है, पेंसिल को बगैर उठाए, मतलब कोई भी आकृति बना दे, जैसे एक बिंदु ये हो गया, मान लीजिए दूसरा बिंदु अपने पास ये हो गया। अगर पेंसिल की नोक को उठाए बगैर अपन इन बिंदुओं को जोड़ दें, बिंदुओं को अपन मिला दें, कोई भी संरचना बना सकते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से बना दी, तो बगैर पेंसिल को उठाए, ठीक है, यहाँ से अपन ने इस तरीके से कोई संरचना बना दी, तो ये हमारे पास सभी क्या कहलाएंगे, समतलीय वक्र कहलाएंगे। ठीक है, समतलीय वक्र की यदि अपन परिभाषा देना चाहें तो किस तरीके से कह सकते हैं कि जब समतल में, यहाँ पे अपन परिभाषा लिख सकते हैं, जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को जोड़ा जाए तो एक क्या प्राप्त होता है, एक समतलीय वक्र। तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि समतलीय वक्र क्या होता है। अगर हम किसी भी समतल में अगर एक बिंदु है अपने पास कि अगर पेंसिल की नोक को उठाए बगैर, अपन को इस तरीके से उठानी नहीं है, कोई भी अपन आकृति बना दे, बिंदु और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम नोक को उठाए बगैर इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमारे पास जो संरचना बनेगी, ये संरचना क्या कहलाएगी, समतलीय वक्र। ठीक है, अपन ने ये भी यही लिखा था। अपन पढ़ रहे हैं समतलों के वक्रों के प्रकार। समतलीय वक्र है ना, इनके अब प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें प्रकार है अपना समतलीय वक्रों के प्रकार। इसमें अपन पहला जो वक्र है अपना, वो होता है खुला वक्र। देखो, खुला वक्र जो होता है अपना, खुला वक्र क्या होगा कि अगर हमारे पास जो बिंदु थे, समतल अपन जो बिंदु बनाए थे, उन बिंदुओं में अपन यदि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो वो अपने पास खुला होगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है हमारे पास, कि एक बिंदु अपन ने यहाँ पे ले लिया और दूसरा बिंदु अपन ने यहाँ ले लिया। अगर इन बिंदुओं को अगर अपन मिलाएं तो अलग अलग बिंदु हैं। एक ये पेन की नोक को नहीं उठा रहे अपन, अगर एक बिंदु से अपन दूसरे बिंदु को मिलाएं और दो बिंदु अलग अलग हो जाएं, अगर ये दोनों एक ही बिंदु बन जाता तब तो अपना क्या हो जाता, बंद हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है, खुला है, मतलब अगर हमारे पास वक्र के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, अलग अलग हो, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, खुला वक्र। ठीक है, इसकी परिभाषा अपन और तरीके से भी दे सकते हैं, इसमें चाहे और चित्र बना सकते हैं अपन। जैसे एक बिंदु ये बना लिया अपन ने आकृति, इसमें ये इस तरीके से, इसका एक मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके की जो संरचना प्राप्त हुई हमें,
ये क्या कहलाएगा? खुला वक्र। और अगर अपन और बना सकते हैं, ऐसे इस तरीके से कोई संरचना बना दी, तो ये भी हमारे पास देखो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये अपन मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है और ये अपना अंतिम बिंदु, तो ये दोनों क्या हैं? अलग अलग। तो इस तरीके की जो आकृति प्राप्त होती है, संरचना हमें प्राप्त होती है, उसे अपन कहेंगे खुला वक्र। ठीक है, इसकी परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं, यदि वक्र का प्रारंभिक एवं अंतिम, ठीक है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अलग अलग हों, अलग अलग हों, तो हमें कैसा वक्र प्राप्त होगा? खुला वक्र। तो हमें खुला वक्र प्राप्त होता है, खुला वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया खुला वक्र। अगर इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो? अलग अलग हो, तो अपना खुला वक्र कहलाता है। इस तरीके से अपन कोई भी आकृति बना सकते हैं, और भी एक आधा अगर यदि आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये मान लिया अपन, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु था, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या है अपने पास? ये भी अपने पास एक खुला वक्र है, क्योंकि इनके जो पूरी तरीके से ये बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें जगह ये खाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये चित्र बने हैं, ये सभी क्या है? खुला वक्र के। अब अपना आता है दूसरे नंबर बंद वक्र। बंद वक्र में क्या होता है? यदि यदि अपने पास वक्र के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हों? एक ही हों, मतलब जहाँ से शुरू होता है वहीं पर वो खत्म हो जाता है, तो इस तरीके का जो अपना वक्र होगा वो अपना क्या कहलाएगा? बंद वक्र। ठीक है, इसमें अपन परिभाषा लिख लेते हैं, यदि वक्र का प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या हो? एक ही हो, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही हो, तब हमें कैसा वक्र प्राप्त होगा? तब हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बंद वक्र कब प्राप्त होगा? जैसे अपन शुरुआत मान लीजिए यहाँ से की, और इसको अपन कोई भी आकृति में घुमा दिया और यहीं पे आके ये खत्म हो गई, इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है? उसका एक ही है। तो ये हमारे पास जो आकृति बनी किस वक्र की बनी है? बंद वक्र की। और मान लीजिए यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो अपन यहीं से स्टार्ट किया और बाद में यहीं पे आ गए, तो ये भी आकृति कैसी है? बंद वक्र की है। ठीक है, और अपन आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से, इसमें आकृति में सारे बंद है एकदम। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम में जैसे अपन यहाँ से स्टार्ट किया था तो बाद में अपन यहीं पाए, तो ये जो आकृति बनी है अपनी बंद वक्र की बनी है। ठीक है, तो ये अपने हो जाएंगे बंद वक्र। अपना अगला है तीसरा, साधारण या सरल वक्र। देखो, साधारण या सरल वक्र जो होते हैं अपने, वो होते हैं जो अपने आप को कभी भी नहीं काटते हैं। ऐसे वक्र जो अपने आप को आपस में नहीं काटते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन? सरल या साधारण वक्र। तो अपन इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं, जो वक्र अपने आप को नहीं काटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
हैं सरल या साधारण वक्र कहते हैं। सरल या साधारण वक्र कहते हैं। जैसे देखो, अपने आप को नहीं काटना। देखो, मान लीजिए कोई भी आकृति मैंने बनाई, मान लीजिए इस तरीके से मैंने कोई आकृति बना ली, ये आकृति है। इसमें देखो सारे बिंदु एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं, मतलब ये बंद है, लेकिन इसमें एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जा रही, काट नहीं रही एक दूसरे को। तो ये अपना क्या है, ये अपना क्या होगा, साधारण या सरल वक्र होगा। या फिर मान लीजिए मैं इस तरीके से बना दूँ, तो ये क्या है, ये साधारण वक्र नहीं है, ये भी साधारण सरल वक्र है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को अपने आप को नहीं काट रहे हैं। और अब आप ये बताओ, यदि मैं ऐसे बना देता कोई भी आकृति इस तरीके से, तो आप बताओ इसमें हमारे पास जो है, इसमें ये कट रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है, इसलिए ये आकृति क्या नहीं होंगी, सरल या साधारण वक्र नहीं होंगी। और यदि हमारे पास और भी ले लो, यदि स्टार के रूप में इस तरीके से कोई संरचना बनती है ना, इसमें ये भी कट रहा है, और अपन और संरचना ले सकते हैं जैसे इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी ये कट रहा है, यहाँ पे देखो इस बिंदु पे यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इसलिए ये जो संरचना बनी हुई है ये और ये, तो ये अपने पास ये क्या है, ये हमारे पास एक दूसरे को काट रही है, तो ये तो साधारण वक्र नहीं होंगी। ठीक है, अपनी ये दो ऊपर की है, ये संरचना क्या होंगी, साधारण वक्र कहलाएंगे। ठीक है, जब अपने आप को नहीं काटती हैं, तो ये दो अपने पास साधारण वक्र या सरल वक्र कहलाएंगे, और ये तीन नहीं चलेगी, ये नहीं होंगी। ठीक है, अब अपना है चौथा नंबर, सरल बंद वक्र। मतलब सरल बंद जो वक्र जो होंगे, उसमें होंगे कि जो वक्र अपने आप को नहीं काटते हैं और क्या हो, बंद भी हो। तो अपन लिख सकते हैं जो वक्र अपने आप को नहीं काटें, एवं क्या हो, एवं बंद हो, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, बंद हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे, सरल बंद वक्र। उन्हें क्या कहेंगे, सरल बंद वक्र। उन्हें सरल बंद वक्र कहते हैं। देखो इसमें हमारे पास सरल बंद वक्र में, देखो हमारे पास जो वक्र क्या हो, अपने आप को काटे भी नहीं, मतलब काटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, और क्या हो, बंद भी होना चाहिए। अगर बंद भी है और अपने आप को नहीं काटते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सरल बंद वक्र। जैसे हमारे पास है, अपन एक वक्र ले लिया, मान लीजिए ये इस तरीके से अपन ने वक्र ले लिया। अब देखिए पूर्ण तरह से बंद है, पूर्ण तरीके से बंद है, और लेकिन ये एक दूसरे को काट भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सरल बंद वक्र। और इसी तरीके से यदि मैं और आकृति बनाना चाहूँ, तो अपन एक आकृति और बना सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी आप अपने हिसाब से। ठीक है, देखो ये आकृति जो बनी है, ये अपने आप को देखो कहीं भी नहीं काट रही, क्रॉस नहीं कर रही, तो ये भी अपनी क्या होगी, सरल बंद वक्र कहलाएगी। और अपन संरचना बना सकते हैं जैसे इस तरीके से, यहाँ पे अपने पास ये, तो ये अपने पास ये भी बंद है। ठीक है, बंद है एकदम, एक दूसरे को काट भी नहीं रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सरल बंद वक्र। इनके और आप काफ़ी सारे उदाहरण बना सकते हो, लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से और भी। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया सरल बंद वक्र। अब अपना है बहुभुज। देखो बहुभुज क्या होगा कि अगर हमारे पास केवल रेखाखंडों के द्वारा जो आकृति बनती है, सरल जो बंद वक्र होगा, वही अपना क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। मतलब अपन इसमें लिखेंगे केवल
केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। केवल क्या होने चाहिए? रेखाखंड। जैसे मान लीजिए अपने पास एक रेखा एक अपन ने ये ले दी, ठीक है, और इस तरीके से अपन ने केवल रेखाखंड बनानी है। ये एक रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड। इसमें देखो कहीं भी हमारे पास घुमाव नहीं है, जैसे इस तरीके से कोई कर्व नहीं है ना, इस तरीके से घुमाव नहीं है, तो ये अपने पास क्या होगा? ये बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। इसमें केवल सीधी सीधी रेखाखंड होंगे। जैसे और आकृति अपन ले सकते हैं, मान लीजिए ये आकृति बना दी अपन ने, ठीक है, इसमें भी अपने पास भुजाएं हैं, केवल इसमें देखो कोई कर्व नहीं, घुमाव नहीं है, तो ये अपने पास क्या होगा? ये भी एक बहुभुज होगा। और अपन बात करें और काफ़ी सारी आकृतियाँ अपन बना सकते हैं। देखो इसमें भी अपने पास केवल रेखाखंड है, रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृतियाँ हैं। अगर मैं कहूँ कि बहुभुज नहीं है, वो अपने पास जैसे मान लीजिए ऐसे कोई आकृति बना दी, तो इसमें तो कोई रेखाखंड नहीं है, तो ये अपने पास क्या होगा? बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई रेखाखंड नहीं है ना। और अगर इस तरीके से अपन बात करें, ये घुमाव हुआ, तो ये भी अपने पास क्या है? रेखाखंड नहीं होगा। जो रेखाखंड जो है रेखाखंड से नहीं बना है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। ये भी बहुभुज नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऊपर की जो आकृतियाँ हैं ये तीनों ए बी और सी, ये अपने किसके अंतर्गत आएंगी? ये आएंगे अपनी बहुभुज के अंतर्गत। और निचली जो आकृतियाँ हैं, मान लीजिए डी ई और एफ, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? वक्राकार, इसमें रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है, ठीक है। तो बहुभुज जो होते हैं केवल रेखाखंडों से मिलकर बने सरल बंद वक्र होते हैं। देखो बंद भी है, सरल बंद वक्र है, ठीक है। तो इस तरीके की जो आकृति हैं वो अपने पास होंगी बहुभुज, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण में देखो अपन मान लीजिए भुजाओं की या शीर्षों की संख्या कितनी होगी, तो क्या बनेगा, किस तरीके का इसको नाम होगा या वर्गीकरण कर सकते हैं। भाई जब भुजाओं की संख्या अगर 2 है 3 है, तो अगर दो तो होगी नहीं, 2 होगी तो उसमें कोई आकृति इस तरीके से बनेगी नहीं, बंद आकृति नहीं बनेगी, ठीक है। तो 2 से अधिक हमें शीर्ष लेने आवश्यक है, तभी हमारे पास कोई संरचना अच्छे से बनेगी। जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, वो बंद संरचना नहीं बनेगी। जैसे अपन कोई भी 2 बिंदु ले लेते हैं, 2 अगर अपन रेखाखंड लें, जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो हमारे पास देखो 2 रेखाखंड है, तो ये आपस में बंद आकृति नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास कम से कम 3 बिंदु 3 शीर्ष तो होने चाहिए बहुभुज में, यदि हमें कोई आकृति बनानी है। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? 3 शीर्ष ले लिए। मान लीजिए 3 शीर्ष है या 3 भुजाएं हो जाएंगी। अगर 3 शीर्ष या 3 भुजा हैं तो 3 है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? त्रिभुज। कितनी भुजा हैं? त्रिभुज का मतलब त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा, तो 3 भुजा वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति क्या हो जाएगी? अपन बना सकते हैं। ये क्या बना? त्रिभुज। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, अपने पास ये 3 भुजाएं बनी, तो इसको अपन कहते हैं त्रिभुज। अगर 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति जो होती है वो अपनी क्या कहलाती है? त्रिभुज, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास मान लीजिए अपन शीर्षों की संख्या ले ली 4। अब की बार हमारे पास शीर्ष हैं 4। अगर 4 शीर्ष हैं हमारे पास तो क्या बनेगा? 4 क्या बोलते हैं? चतुर, तो क्या बनेगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? 4। तो अपन कोई भी संरचना बना सकते हैं। 4 भुजा अपन ने ये ले ली, इसमें हमारे पास 4 भुजाएं, तो इसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज। और यदि अपन शीर्षों की संख्या बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार इनके नाम भी बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने नाम भी अलग अलग आएंगे। अगर 5 शीर्ष ले लिए हमने, तो 5 शीर्ष ले लिए तो उसे क्या कहेंगे? पंचभुज। पंचभुज,
और पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 5। तो अपन बना सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से अपने पास 5 भुजा हो गई। और अपन बनाना चाहें अगर 6 भुजाएं होंगी तो क्या हो जाएगा? षडभुज हो जाएगा। 6 भुजा यदि अपन लें तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? देखो, अगर अपन ने 6 शीर्ष ले लिए या 6 भुजा ले ली तो अपन कहेंगे उसे षडभुज। षडभुज इसमें हमारी आकृति क्या होगी? उसमें 6 भुजाएं आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए अपन मान लेते हैं, इधर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये होगी 6 भुजाओं आकृति, तो उसे कहेंगे षडभुज। ठीक है, इस तरीके से 7 हो जाएंगे सप्तभुज, अष्टभुज। इस तरीके से अपन बहुभुजों को बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं विकर्ण। देखो, विकर्ण भी अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विकर्ण जो होता है किसी भी बहुभुज के उसके शीर्षों को, किन्हीं भी 2 शीर्षों को जोड़ने पर जो अपने पास आकृति बनती है उसे कहेंगे अपन विकर्ण। लेकिन उसमें क्या कंडीशन होगी कि उसमें हमारे पास जो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाओं को छोड़ना है। मतलब आसन्न भुजाएं यदि होती हैं, आसन्न भुजाएं जैसे इसके साथ में ये भुजा लग रही है तो ये आपस में लग रही है, तो ये आपस में विकर्ण नहीं बना सकती। जैसे मान लीजिए अगर अपने पास ये होता तो ये अपने पास ये आपस में सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, अगर ये सम्मुख शीर्ष है, सामने वाले शीर्ष से, तो ये विकर्ण बन जाएगा। यदि एक शीर्ष से या एक भुजा को उसके दूसरी भुजा के साथ जोड़ दिया जाए तो अपने पास एक विकर्ण प्राप्त होता है। कहें कि अगर हमसे कहें किसी बहुभुज का विकर्ण जो है उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। मान लीजिए एक शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है, तो इन दोनों को अपन ने मिला दिया तो अपने पास क्या बना? ये जो प्राप्त हुआ ये अपना विकर्ण प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर इसको, इस शीर्ष को यदि मैं इस शीर्ष से मिलाऊंगा तो देखो ये अपने पास विकर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो अपने पास क्या है? वही भुजा बन जाएगी। अगर इसके आसन जो शीर्ष होते हैं, जैसे इस तरीके से ये शीर्ष है, इसके आसन ये शीर्ष है, तो अगर इनको मिलाएंगे तो विकर्ण तो बनेगा ही नहीं। क्या बन जाएगा? अपने पास एक भुजा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये जो होते हैं आसन शीर्षों को छोड़ के, ठीक है, इसी प्रकार इसको और इधर इन शीर्षों को छोड़कर, जैसे इसके साथ में, तो इसके साथ में इस और इस शीर्ष को दोनों को छोड़ देंगे। बाकी सम्मुख शीर्षों को अपन मिलाएंगे तो हमारे पास विकर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन मान लीजिए ये सम्मुख शीर्ष है तो इनको मिलाएंगे तो ये जो है हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं ये अपने क्या कहलाएंगे? विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो अपन इसकी परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि किसी बहुभुज, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, शर्त क्या है? आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। ठीक है, छोड़कर हमें क्या करना है कि जो आसन्न शीर्ष है, अभी बताया आपको, ये जो आसन्न शीर्ष है आपके सामने ये आपस में लगे हुए, इन शीर्षों को छोड़कर उसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो हमारे पास ये आकृति प्राप्त होती है, जो हमारे पास जो शीर्ष प्राप्त होते हैं, रेखाखंड प्राप्त होता है पूरा। ये जो शीर्ष है, जैसे ये अपने पास इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया तो ये अपने पास एक रेखाखंड ही बना है या भुजा कह सकते हैं। ये क्या कहलाता है? एक विकर्ण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी एक विकर्ण कहलाता है। और अपन कुछ भी आकृति बना सकते हैं। मान लीजिए अपने पास ये आकृति अपन ने बना ली। ठीक है, अब इसमें इसके सामने वाले शीर्ष जो होते हैं उनको मिला लें अपन, किन्हीं भी 2 को। मान लीजिए इसको मैंने दिया तो ये अपने पास एक विकर्ण बन गया। अगर इसको अपन
किससे मिलाएंगे, इसके सामने वाले से मिला सकते हैं, ये भी एक विकर्ण हो गया। इसको अपन इससे मिला सकते हैं, ये भी एक विकर्ण हो गया। इस तरीके से अपन इनको मिलाते हैं तो ये अपने पास क्या होते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण अपने पास कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ रहे हैं उत्तल बहुभुज। देखिए उत्तल बहुभुज जो होता है उसे क्या होते हैं कि किसी भी जो बहुभुज है अपने पास, उसके जो अंदर के जो प्रत्येक कोण होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री से कम के होंगे। अगर वो 180 डिग्री से कम के हैं तो वह अपने पास कैसा बहुभुज कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। देखो अपने पास जैसे मान लीजिए ये वाली जो रेखा होती है, जैसे अपने पास यहाँ पे कोई बिंदु है तो ये वाली जो रेखा है इसके द्वारा अगर अपन इससे बनाएं तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 180 डिग्री का कोण बना है। ये जो कोण बना है कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। क्योंकि अपन जानते हैं ना इस तरीके से चतुर्थांश में यहाँ पे जो बनता है वो अपने पास 90 डिग्री का, ये भी 90 का होता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 90 ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर ये कितना हो गया, 90 जोड़ते जाओ, कितने 270 है ना, फिर ये पूरा यहाँ तक कितना आ जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये चतुर्थांश में होते हैं। तो अपने पास ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का यदि यहाँ से यहाँ तक का कोण है तो वो तो 180 डिग्री का है। लेकिन उत्तल बहुभुज में हमारे पास कोई भी अपन आकृति बनाएं तो उस आकृति में अंदर जितने भी कोण हैं वो 180 डिग्री से कम के होने चाहिए। अगर वो 180 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा, वो उत्तल बहुभुज। मान लीजिए ये आकृति है अपने पास, इसका प्रत्येक कोण अलग अलग कोण है प्रत्येक, वो अपने पास 180 से कम है। क्योंकि ये देखो ये अपने पास मान लीजिए वर्ग है तो ये भी 90 का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो सारे 90 90 हैं। इसका मतलब 180 से कम है तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज में सभी जो अंतः कोण होंगे वो कैसे होंगे, 180 डिग्री से कम के होंगे। ठीक है, अपने की परिभाषा लिखेंगे इसमें अपने पास उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज के सभी कोण क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से कम होते हैं। इस तरीके का जो हमारे पास आएगा अभी बताया आपको, तो क्या होगा, उत्तल बहुभुज कहलाता है। जैसे अपन कोई भी आकृति ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 है ना, अपने पास 5 और 6, इस तरीके की अपने पास संरचना बनी है। अब इसमें देखो ये जब भी आकृति बन रही है, ये दो अपने पास रेखाखंड है या फिर अपने भुजा बोल सकते हैं, इनसे ये देखो ये जो आकृति बन रही है ये 180 से कम है। क्योंकि 180 वाली रेखा तो क्या होती है, एकदम सीधी। यहाँ पे एक एकदम सीधी जो रेखा होगी वो 180 डिग्री कोण बनाएगी। ये क्या है, 180 डिग्री से कम है क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं बन रहा। क्योंकि सीधी रेखा होती तभी 180 डिग्री होता। तो ये भी अपने पास 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी सभी जो कोण बने हुए हैं ये 180 डिग्री से कम है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। अपने पास और अपन बात करें, कोई सा भी अपन आकृति ले सकते हैं। यहाँ पर अपन ये आकृति ली, देखो इसमें भी ये जो अंदर कोण बने हुए ये भी 180 से कम है। ठीक है, ये भी अपना क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। और भी अपन आकृति बनाएं, जैसे ये बना लिया अपन ने, इस आकृति में भी क्या है, सभी क्या है 180 से कम के हैं। तो ये सभी आकृतियां जो हैं अपने पास क्या कहलाएंगी, उत्तल बहुभुज। ये अपन सभी आकृतियां उत्तल बहुभुज के उदाहरण हैं, उत्तल बहुभुज। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अवतल बहुभुज। इसमें देखो अपने पास अवतल बहुभुज, इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे उत्तल में तो था कि भाई सभी जो कोण है उसके अंदर के जो कोण है उनमें कोई भी कोण कैसा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 180 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 180 भी हुआ तो क्या होगा, उत्तल बहुभुज नहीं होगा। अब अवतल बहुभुज में क्या है कि उसमें कम से कम एक कोण, कोई भी एक कोण जो होगा वो अपने पास क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा।
तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। तो इसकी अपन परिभाषा लिखना चाहें तो अवतल बहुभुज में अवतल बहुभुज अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है, या अपन अधिक का बोल सकते हैं, ज़्यादा का होता है। ठीक है, मतलब अवतल बहुभुज में कम से कम जो एक कोण होगा वो अपने पास क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। जैसे अपन आकृति बनाना चाहें तो आकृति देखो अपने पास, ये अपन इस तरीके से बना लेते हैं। अब इसमें आप देखो, इसमें अंदर की तरफ देखो, हमें अंदर की तरफ देखने को अंतः कोण है ना, अंदर की तरफ हमें 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बन रहा, कम से कम एक। देखो ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, लेकिन ये देखो यहाँ से अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो एक देखो आधा चक्कर है, आधे से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 180 डिग्री से अधिक हो गया। देखो अपन इस तरीके से लेते हैं तो देखो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक आधा, ये रहा ये आधा, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, इतना घूम रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा का है। इसका मतलब क्या होगा, ये अवतल बहुभुज। और अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से है, तो इसमें भी हमारे पास ये अंदर वाला कोण बनेगा, ये क्या होगा, ये भी 180 से ज़्यादा का होगा। ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या होंगे, अवतल बहुभुज। दोनों क्या होंगे, अवतल बहुभुज होंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं सम और विषम बहुभुज। इसमें अपन पहले पढ़ रहे हैं समबाहुभुज। देखो समबाहुभुज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, सारी तो भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुभुज, इसमें अपना परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन मान लीजिए सभी भुजाएं बराबर है और सभी कोण बराबर, जैसे अपन आकृति बना लेते हैं, इसमें देखो कितनी आकृति है, आकृति एक है, लेकिन इसमें भुजा कितनी है, 1 2 और 3 भुजाएं। तो इसका मतलब कैसा बनाई, आकृति जो है बंद भी है, सरल बंद वक्र, और इसमें 3 भुजाएं, तो क्या हो गए, त्रिभुज। अब इसमें देखो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, मतलब तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। और इसका कोण भी, प्रत्येक कोण भी बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण ये बराबर, मतलब तीनों कोण बराबर हैं और तीनों क्या हैं, भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब देखो इसमें त्रिभुज के अंत्य कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। देखो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है, और भुजाएं सब बराबर हैं। तो इस प्रकार की जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है, अपने पास एक समबाहुभुज होता है। क्या होता है, समबाहुभुज, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। और अपन आकृति लेते हैं, इसमें सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो, बराबर। मान लीजिए ये अपने पास एक आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। और हमारे पास इनके कोण जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर। जैसे ये अपने पास ये 90 का और
ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। सभी कोण क्या है 90-90 डिग्री के। तो ये अपने पास किसकी संरचना है, एक वर्ग की। किसकी संरचना है, एक वर्ग। जो वर्ग भी क्या होता है, एक समबाहुभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज होता है और ये वर्ग होते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर हैं वर्ग में और प्रत्येक कोण बराबर है। ये अपन ने कहा था कि समबाहुभुज में क्या है, सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, ये अपना हो गया समबाहुभुज। अब आते हैं विषम बहुभुज पे। अब देखो विषम बहुभुज में क्या होगा, मतलब ऐसे बहुभुज होंगे जिनमें क्या होंगे, सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें अपन परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि ऐसे बहुभुज अपन लिख लेते हैं, ऐसे बहुभुज, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी क्या होंगी, कोण, सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान क्या नहीं होते, समान नहीं होते, समान नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, विषम बहुभुज। जैसे आप बताना, जैसे अपने पास ये अपन ने आकृति ले ली, ठीक है, और ये इस तरीके से। अब इसमें देखो हमारे पास हो सकता है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर हो, लेकिन ये आपस में देखो ये अलग बराबर हैं, ये हो सकते हैं ये और ये बराबर हैं, लेकिन ये सब की सब भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, विषम बहुभुज। अब अपन और आकृति बना सकते हैं। मान लीजिए एक आकृति है जिसमें हमारे पास देखो ये भुजा इसके समान है और ये भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये सारी की सारी भुजाएं तो बराबर नहीं है। अगर सारी भुजाएं बराबर नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, इसको विषम बहुभुज। तो ये भी अपना विषम बहुभुज है और ये भी विषम बहुभुज। वैसे इसको कहते क्या है, आयत होता है। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन ये क्या कहलाएगा, आयत कहलाता है। लेकिन क्या है, ये विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। ठीक है, ये भी अपने क्या है, विषम बहुभुज है दोनों। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कोणीय गुणधर्म। ठीक है, तो कोणीय गुणधर्म में क्या आता है कि जो अपन चतुर्भुज है उसका जो नियम है, उसमें जो पहला ये नियम आता है कि चतुर्भुज के सभी जो कोण हैं, अंतः कोणों का जो योग है या जो माप है वो क्या होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि चतुर्भुज के चतुर्भुज के चतुर्भुज के चारों कोणों के अपन अंतः कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर वाले चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब अपने पास कोई भी चतुर्भुज दे रखा है तो उसके जो सभी अंतः कोण हैं उन सभी मापों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है। ऐसा अपन कोण योग गुणधर्म से जानते हैं या इससे अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो अपन इसको सिद्ध किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए अपन ने एक चतुर्भुज बना लिया, अपन यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं, माना एक चतुर्भुज। अब इनका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए और इसका नाम दे दिया अपन ने बी, सी और डी। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इसमें एक विकर्ण खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये विकर्ण जो खींचा अपने पास, ये क्या काम करता है कि इस जो चतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी, इसको ये दो भागों में बांट रहा है। एक हिस्सा ये ए बी सी और दूसरा है ए डी सी। अपने दो अपने पास क्या बन गए, त्रिभुज बन गए। अब इसमें अपने पास इसको मान लिया एक, इसको मान लिया दो, इस कोण को नाम दे दिया 3
इसको 3, इसको 4 और इसको 5 और इसको अपने नाम दे दिया 6। ठीक है, अब अपने पास ये अपने नाम दे दिए। अब हमें क्या करना है, इनमें देखो दोनों त्रिभुज है, हमें देखना है कि भाई चारों जो अपने पास कोण ए बी सी डी, चारों कोणों का योगमान 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अपन बात करते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अपन क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण 1 2 3, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आया, 180 डिग्री। 180 डिग्री अपने पास क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के सभी अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब ये तो अपने पास समीकरण नंबर, इसको मान लो 1। ठीक है, अपन इसी प्रकार त्रिभुज किसके लिए निकालेंगे, ए डी सी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी के लिए निकालेंगे। अपन बात करते हैं त्रिभुज ए डी सी के लिए। तो हमारे पास त्रिभुज ए डी सी में सेम ही स्थिति आएगी। ए डी सी में क्या होगा, कोण 4 5 6, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितने हैं, 180 डिग्री के। सेम वही स्थिति है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने से मतलब है कि ये जो LHS भाग है LHS के साथ जुड़ेगा, RHS भाग RHS के साथ जुड़ेगा, बायां भाग बायां, दायां भाग दायां भाग के साथ। अब अपन इनको जोड़ते हैं एक साथ। कोण 1 समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, मतलब दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो अपन अब इनको जोड़ते हैं। तो पहले कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस, अब देखो ये वाले हिस्से हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर, अब देखो ये यहाँ तक ये दोनों हिस्से बराबर मतलब कंप्लीट हो गए। इसके बाद इधर क्या है, RHS में 180 प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास देखो कोण 1 कोण है, 1 और 6 को अपन एक साथ रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोण ए मिल जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 6, इनको अपन एक साथ रखा। कोण 2 प्लस में कोण 2 प्लस 3 और 4 को अपन एक साथ रख लेंगे क्योंकि कोण सी मिल जाएगा। तो कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है, प्लस अपने पास कौन सा कोण बच गया, 5 प्लस कोण 5। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारे पास 180 कितने हो गए, 360 डिग्री। अब देखो कोण 1 और 6 को मिला तो क्या बना, कोण ए प्लस कोण 2 का मतलब क्या है, कोण बी प्लस 3 और 4 को मिला के कोण क्या बना, सी, कोण सी प्लस कोण 5 को मिला के क्या बना, कोण डी बराबर क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। कोण ए बी सी डी चारों को जोड़ने के बाद सभी का योग कितना आया, 360 डिग्री। इसका मतलब जो हमने यहाँ पढ़ा था वो सही था ऊपर, कि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब अपने पास है बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। मतलब अपने पास जो बहुभुज के बाह्य कोण है, तो अभी अपन ने पढ़े थे अंतः कोण मतलब अंदर जो कोण बन रहे थे उनके मापों का योग पढ़ा था चतुर्भुज में। ठीक है, अपने पास बहुभुज के अब बाह्य कोण मतलब अगर हम किसी भी आकृति है उसको अपन उनकी भुजाओं को बढ़ा दें, आगे तक बढ़ा दें,
तो उनके मध्य कोण बनते हैं, वो अपने पास होते हैं बाह्य कोण। देखो इसमें क्या होते हैं कि जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कि अपने पास जो भी कोई बाह्य कोण है बहुभुज में, उन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, उनका मान 360 डिग्री आता है। जैसे अपने पास कोई बहुभुज अपन बना लिया, ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का जो योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये बाह्य कोण बना लिए। जैसे अपने पास ये बाहर की तरफ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर अपन सबको जोड़ लेंगे बाह्य कोणों को, इनका योग कितना आएगा, 360 डिग्री। जैसे अपन जोड़ लेते हैं कोण 1 + 2 + 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। केवल 5 नहीं, अपने पास 1 2 3 4 5 सबको अपन जोड़ेंगे तो सबका योग किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, हमें ये सारे जो कोण हैं वो अपन ने जोड़ लिए। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक पार्ट था, इसका बेसिक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। आगे अपन अगली जो प्रश्नावली इसमें पढ़ेंगे 3.1। ठीक है, तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।